The Mac classes key to unlock the success Kalyan Prakamper। नमस्कार साथियों, आप लोग हिंदी की क्लासों को जो ऑनलाइन देख रहे हो मेरे चैनल पे द मैक क्लासेस चैनल पे आप देख रहे हो, उस पर आप बहुत अच्छे से कमेंट भी देते हो, तो हमें भी लगता है कि आप लोग मेरे साथ आत्मीयता से जुड़ते हो और निरंतर आप इसी तरीके से जुड़े रहिए। ये आप निश्चित मानिए कि हिंदी पे आप अपना अधिकार बनाने में सक्षम होंगे। एक छोटी सी बात किसी विद्वान ने कही है कि विश्वास ही वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। तो आप विश्वास के साथ जुड़े रहो। आपको हिंदी किसी भी परीक्षा पे अगर कोई समस्या भी आती है तो भी आप उस पर पूछ सकते हो, और ये मानो कि समस्या आने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। जब विश्वास किया है तो आप भरोसे के साथ जुड़ोगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता निश्चित मिलेगी। आज हम लोग अव्ययी भाव समास की बात, हम लोगों ने समास की श्रृंखला जब आगे बढ़ाते हैं तो हमने अव्ययी भाव समास तक अपने से अध्ययन किया था। आज हम उसके आगे दूसरे समास तत्पुरुष के भेद और प्रभेदों का अध्ययन करेंगे। और अव्ययी भाव पे हमने आपको 4 स्थितियाँ तय कराई थी। जब हम अव्ययी भाव पे पहली स्थिति आते थे तो हम कहते थे कि पूर्व पद प्रधान है, और तत्पुरुष क्या कहता है? तत्पुरुष समास को जब आप विच्छेद करते हो तो ये तत् धन पुरुष इन 2 पदों पे छूटता है। इसका विच्छेद इन 2 पदों पे होता है, तत् धन पुरुष। तत् का अर्थ क्या होता? तत् माने होता वैसा, और पुरुष माने पुरुष। जब अव्ययी भाव पे हमने कहा था तो हमने कहा था कि पूर्व पद प्रधान होता अव्ययी भाव समास में। इस पे क्या कहता? वैसा पुरुष। इसकी एक छोटी सी परिभाषा होती, कहता उत्तर पद प्रधानो तत्पुरुषा, अर्थात ऐसा समास जिसके दोनों पदों में से उत्तर वाला पद प्रधान हो, बाद वाला पद प्रधान हो, वहाँ तत्पुरुष समास होता है। जैसे आप इन्हीं 2 शब्दों को किसी भी समास की जो संज्ञा होती है, किसी भी समास का जो नाम होता है, वो अपने आप में उस समास का उदाहरण होता है। जैसे तत्पुरुष है, तत्पुरुष समास की जब आप हिंदी करते हो, कहता वैसा पुरुष। आप देखो बाद वाले पद को इसने प्रधानता दी। आप इसका छोटा सा उदाहरण देख लो। हमने कहा घनश्याम। घन माने बादल, श्याम माने काले, काले बादल। आप देखो ये बाद वाले पद को प्रधानता देता है, काले पद को प्रधानता दे रहा। अर्थात ऐसा कोई भी समास जिसमें उत्तर पद प्रधान होता उसको हम तत्पुरुष कहते। और फिर आपने तत्पुरुष के भेद पढ़े थे। आपको याद होगा कि तत्पुरुष समास के हमने आपको 2 भेद बताए थे। एक तो हमने समानाधिकरण बताया था और दूसरा हमने व्यधिकरण बताया था। आज हम समानाधिकरण भेद की चर्चा करेंगे। देखो समानाधिकरण क्या था? समानाधिकरण के हमने 2 भेद आपको चार्ट में बनाए थे। आप पुराने वीडियो पे जाके देखोगे, उसमें हमने 2 भेद किए थे। एक तो कर्मधारय किया था और दूसरा द्विगु किया था। आज हम पहले समानाधिकरण की बात समझें कि समानाधिकरण कहते किसको हैं। इस शब्द का जब आप विच्छेद करते हो तो ये शब्द जहाँ पर हमको बड़े या की मात्रा मिल रही, यहीं से तो विच्छेद होगा इसका, अर्थात दीर्घ संधि से इसका विच्छेद होगा। इसको हमने 2 पदों पर विच्छेद किया। हमने कहा समान धन अधिकरण। आप देखो समान का अर्थ तो समान हुआ, और अधिकरण को हमने जब कारक बताया था तो हमने कहा था आधार। अच्छा, जो वीडियो आपने पूर्व में देखे हैं, जिन्होंने नहीं देखे वो आप पुराने वीडियो को जरूर देखते जाइए। इसलिए देखते जाइए, जैसे हमने कहा कि अधिकरण का अर्थ आधार है, तो हमने कारक वाले अंक में अपने कारक को स्पष्ट किया था, तो अधिकरण वहाँ हमने आधार बताया था। आप पुराने वीडियो से जब आप क्रम से किसी चीज़ को अध्ययन करते हो, आप जब हिंदी का अध्ययन करते हो तो हिंदी को हम वर्णमाला से लेकर के चलते हैं, और वर्णमाला के बाद फिर हमने आपको संधि बताई, फिर हमने समास बताया, आगे हम उपसर्ग बताएंगे। किन्हीं चीज़ को जब आप क्रमबद्ध तरीक़ा से सीखते हो तो किसी भाषा पे आपकी पकड़ मजबूत होती है, और भाषा ही वह माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को आदान प्रदान कर सकते हैं। अगर मेरी किसी भी भाषा पे अच्छी पकड़ है तो हम किसी को भी प्रभावित करने में सक्षम हो सकते हैं। वही आप, इसी कारण से हम कहते हैं कि आप पूर्व के वीडियो जरूर देखते जाइए, जिससे आपको ये चीज़ें स्पष्ट होती चली जाएंगी। देखो समान अधिकरण अर्थात समान आधार। समान आधार का क्या अर्थ हुआ? आपने कारक पे पढ़े थे, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, अर्थात मध्य पे किसी कारक चिन्ह का प्रयोग किया था, और ये हमसे कहता कि जिन 2 पदों का आप योग करो उनके मध्य किसी भी पहचान चिन्ह का प्रयोग ना हो। पहचान चिन्ह का अर्थ क्या है? अर्थात किसी परसर्ग का, किसी कारक चिन्ह का, किसी ने, को, से के लिए कोई भी पहचान चिन्ह जिन समास में प्रयोग नहीं होगा वो समानाधिकरण के भेद होंगे। और समानाधिकरण के आपने 2 भेद किए थे। एक तो आपने कर्मधारय भेद किया था और दूसरा आपने द्विगु समास भेद किया था।
ये दोनों समास हमारे कर्मधारय और द्विगु समानाधिकरण तत्पुरुष के भेद हैं। आपसे छोटी सी बात पूछी जाए कि कर्मधारय किस तत्पुरुष का भेद है, तो आप कहोगे समानाधिकरण तत्पुरुष का भेद है। द्विगु किस तत्पुरुष का भेद है, तो आप कहोगे समानाधिकरण तत्पुरुष का भेद है। तत्पुरुष का तो भेद है ही, लेकिन समानाधिकरण का प्रधानता है। अब हम लोग बात करेंगे कर्मधारय की। और कर्मधारय समास के प्रकरण में वह समास है जो किसी भी परीक्षा पे आपसे 1 अंक जरूर दे जाता है। अच्छा, कर्मधारय एक दूसरे भी प्रकार से आप ये देखो कि कर्मधारय और बहुब्री पे हम अंतर करने में सक्षम नहीं हो पाते। जब कभी भी किसी परीक्षा पे पीताम्बर पूछा जाता है, आप अन्य कई किताबों का भी अध्ययन करोगे तो पीताम्बर समास कोई कर्मधारय पर लिखता और कोई बहुब्री पर लिखता। वो खुद अपने आप पे ये तय नहीं हो पाता कि हम किसको कर्मधारय पे रखें और किसको बहुब्री पे रखें। आप ये मानो कि आज अगर आपने कर्मधारय को मेरे साथ निरंतर कायदे से आप देखते चले गए इसको विधिवत तरीके से, तो आप कर्मधारय के प्रश्न पे कभी भ्रमित नहीं होगे। और जब समास के आप अंत तक वीडियो देखोगे तो समास का प्रश्न आपसे कहीं जाने वाला नहीं है। समास आप निश्चित रूप से समास पे आप अपना अधिकार बनाओगे और किसी भी परीक्षा पे 1-2 नंबर के आप अधिकारी बनोगे। और किसी भी बात को, किसी भी जैसे आपको कोई चीज़ दिक्कत करती है, आप नहीं समझ में आ रही है, तो आप ये मानो कि आप उस पर निरंतर प्रयास करते रहो। प्रयास करने से वो चीज़ जरूर आएगी। और जब आप प्रयास करते हो, इसी प्रयास पे किसी विद्वान ने एक छोटी सी बात कही है कि प्रयास अगर आपने छोड़ दिया, कहता है गिरते हैं सैसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलें। तो आप घुटनों के बल चलने की तो बात ही छोड़ दो, आप सैसवार हो, आप अपने समय के ऊपर सवारी करना जानते हो। अगर आपने हिंदी रूपी सवारी करना सीख लिया तो या मानो कि हिंदी किसी भी प्रतियोगिता पे आपके लिए वो अधिकार देगी कि आपकी अपेक्षा से ऊपर परिणाम आएगा। आज हम लोग इसी क्रम में कर्मधारय समास की चर्चा करेंगे। जब आप कर्मधारय समास को किसी भी पुस्तक में पढ़ते हो तो एक इसकी स्थिति लिखी होती कि पहला पद हमको विशेषण मिल जाए, दूसरा पद हमको विशेष्य मिल जाए। ये कर्मधारय की परिभाषा होती। किसी किसी किताबों पे आपको ये मिलेगा आपको कि हमको उपमान और उपमेय का योग मिल जाए, वहाँ कर्मधारय समास होगा। ये बिल्कुल सही है, परिभाषा बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो 4 शब्द आते हैं, पहले हम इनको तो पहचानें, ये क्या कहते हैं। विशेषण किसे कहते हो? वे शब्द जिनके माध्यम से किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उनको हम विशेषण बोलते हैं। विशेष्य किसे बोलते हो? जिसकी विशेषता बताई जाए उसको विशेष्य बोलते हो। उपमान किसे कहते हो? कहता उपमा को धारण करने वाला उपमान होता। उपमेय किसे कहते हो? जिसकी उपमा बताई जाती है उसको हम उपमेय बोलते हैं। आपने इन चारों को समझ लिया। कभी कभी अगर हम इन परिभाषाओं पे बने रहें तो ये निश्चित है कि हमको दिक्कत होती है। जैसे एक एक उदाहरण भी देख लो। हमने कहा नील गगन, आप देखो नील गगन है, नीला विशेषण है, गगन विशेष्य हुआ, नीला आकाश। आप इस पे कर्मधारय समास तय हो गया। उपमानुक में कहा, हमने कहा मुख चंद्र, आप देखो चंद्रमुख या मुख चंद्र, हमने कहा चंद्रमुखी। देखो उपमान उपमेय का योग मिला, ये तो तय हो गया कि ये कर्मधारय है। कभी कभी ऐसा होता कि हम विशेषण विशेष और उपमान उपमेय को निकालने में सक्षम नहीं हो पाते। लेकिन आप ये मानो कि जब विशेषण का आप संख्या शब्दों को पढ़ोगे, जब हम शब्दों के विकारी रूप बताएंगे तो विशेषण विशेष को आप बिल्कुल समझ पाओगे। जब अलंकार बताएंगे, उपमा अलंकार, तो उपमान उपमेय को आप अच्छे से समझ जाओगे। लेकिन तब तक कि एक दूसरी व्यवस्था पे आएँ कि कर्मधारय समास मेरा किसी परीक्षा पर गलत ना होने पाए, तो कर्मधारय शब्द को ही हम क्यों ना तोड़ दें और इसकी परिभाषा को हम परिभाषित करने में सक्षम हो जाएं। हमने कर्मधारय शब्द को जब हमने विच्छेद किया तो ये 2 पदों पर टूटा, कर्म धन धारय। कर्म माने आप सब जानते हो, कर्म किसे कहते हो? कर्म माने कार्य होता, और धारय माने धारण करने योग्य। आप छोटी छोटे शब्दों का विच्छेद करने लगो, ये मानो कि हिंदी बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए। कर्म धारय, कर्म माने कार्य, धारय माने धारण करने योग्य। हिंदी के किसी शब्द के अंत पे या आए तो आप उसका अर्थ के योग्य लगाया करो। देखो धार धातु है और उसके अंत पे या आया, हमने कह दिया धारण करने योग्य। यही इसकी परिभाषा कहता जिन 2 पदों के मध्य में इतनी समानता हो जाए कि दोनों एक दूसरे को धारण करने में सक्षम हो जाएं। जैसे आप उदाहरण देख लो, हमने कहा नील गगन, तो नीला आकाश, आकाश ने नीला रूप धारण किया।
अब ये तय हुआ कि एक दूसरे को आत्मसात कर लें, ऐसे दो पद जो एक दूसरे को स्वीकार कर लें, जिनको चाह करके भी अलग ना किया जा सके। हमने कहा रक्त चक्षु, चक्षु माने आँख होती, रक्त माने लाल होता, लाल आँखें, आँखों ने लाल रूप धारण किया। आप देखो क्या चाहते हुए आँखों से आप लाल रूप अलग कर सकते हो। हमने कहा काला सांप, आप देखो सांप ने काला रूप धारण किया, काला रूप क्या सांप से आप अलग कर सकते हो। अर्थात कोई ऐसे दो पद जिनके मध्य पे इतनी समानता हो जाए कि उनको हम चाह कर के भी अलग ना कर सकते हों, जो दोनों एक दूसरे को धारण करने में सक्षम होते हों, उनको हम कर्मधारय समास के अंतर्गत रखेंगे। एक और आप पहचान देखो, ये तो कर्मधारय इसके आधार पर परिभाषा तय हुई। एक दूसरी पहचान, आपने कर्मधारय समास को किस भेद के अंतर्गत पढ़ा? आपने उसको समानाधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत पढ़ा। और समानाधिकरण पे हमने क्या कहा कि दोनों पदों के अधिकरण आधार समान हो। समान आधार का मतलब जिनके मध्य कोई पहचान चिन्ह का प्रयोग ना हो। आप मेरे आधार पर इन दोनों का पहचान चिन्ह का प्रयोग करके देखो। हमने कहा लाल आँखें, फिर हम पहचान चिन्ह लगा रहे, लाल ने आँखें, लाल को आँखें, लाल से आँखें, लाल के लिए आँखें, लाल से अलग होने के अर्थ में आँखें। क्या कोई पहचान चिन्ह का प्रयोग होता है? काला ने सांप, काला को सांप, काला से सांप, काला के लिए सांप, क्या कोई पहचान चिन्ह प्रयोग होता? नील ने गगन, नील को गगन, नील से गगन, नील के लिए गगन, कोई पहचान चिन्ह का प्रयोग होता? चंद्र ने मुख, चंद्र को मुख, चंद्र से मुख, चंद्र के लिए मुख, कोई पहचान चिन्ह का प्रयोग होता? कोई पहचान चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। आप कर्मधारय समास को इस तरीके से पहचानना सीखो, अर्थात ऐसे कोई भी दो पद जो एक दूसरे को धारण करते हों, जो एक दूसरे को स्वीकार करते हों, दोनों के मध्य किसी पहचान चिन्ह का प्रयोग ना हो, दोनों के मध्य किसी पहचान चिन्ह का प्रयोग न हो, वहाँ आप आँख मीच के कर्मधारय लगाते रहो। कोई भी समास आपसे पूछा जाए, अगर उन दोनों के मध्य कोई पहचान चिन्ह का प्रयोग नहीं हो रहा है तो आप ये निश्चय मानो केवल और केवल कर्मधारय की बात होगी। एक बहुत विवादित शब्द है पीतांबर। आप देखो पीतांबर को जब आप विच्छेद करते हो दीर्घ संधि से टूटता। हम कहें पीत धन अंबर। पीत माने पीला, अंबर माने वस्त्र। आप इनके दो मध्य में दोनों पहचान चिन्ह, पहले तो आप इस परिभाषा पे आओ, मेरी वाली परिभाषा पे देखो, वस्त्र ने पीला रूप धारण किया, एक परिभाषा सिद्ध हुई। दूसरी देखो पहचान चिन्ह लगा लो, पीला ने वस्त्र, पीला को वस्त्र, पीला से वस्त्र, पीला के लिए वस्त्र, कोई पहचान चिन्ह लगा? बिल्कुल नहीं लगा। अर्थात निश्चित रूप से एक कर्मधारय हो गया। अच्छा किताबों की परिभाषाओं पे भी आ जाओ, पीत अंबर, पीला वस्त्र, विशेषण विशेष्य की भी बात तय हो रही। ये भी आपके लगेंगे, लेकिन आपकी सरलता के लिए आप अगर आप इस क्रम पे आओगे कि दोनों एक दूसरे को धारण करते हो, दोनों के मध्य कोई पहचान चिन्ह हो, तो केवल और केवल निश्चित रूप से हमारा कर्मधारय समास होगा। हम अपेक्षा करते हैं कि आपने इन समास को कर्मधारय समास को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। अच्छा कर्मधारय समास की पहचान भी आपको बता दें कि जब आपकी ये परिभाषाएं स्थापित आप करने में थोड़ी सी दिक्कत करो तो आप दूसरे तरीके से भी इसको पहचान सकते हो। कर्मधारय इसलिए हम उस पर जोड़ देते हैं कि कर्मधारय वह समास है जिस पे निश्चित रूप से कोई ना कोई प्रश्न एक बनता जरूर है किसी भी परीक्षा पे। जैसे पीतांबर है, पीतांबर पे अभी तो हमने कर्मधारय आपको तय करा दिया, जब हम आपको बहुब्री पढ़ाएंगे तो हम पीतांबर पे बहुब्री तय करा देंगे। लेकिन ये व्यवस्था आपके पास होनी चाहिए कि आप किस तरीके से पीतांबर पे कर्मधारय और बहुब्री पे भेद कर पाओगे। और आप निश्चित मानो कि आप पीतांबर क्या कोई भी ऐसा शब्द जिस पे आपको, जैसे तिरंगा शब्द है, कैसे हम तय करें कि वह द्विगु पे जा रहा कि बहुब्री पे जा रहा। जब आप सारे समास के अंक मेरे देख लोगे तो आप अपने आप से तय करने लगोगे कि कौन सा कर्मधारय है, कौन सा बहुब्री है। आप दूसरे तरीके 2-3 और आप उदाहरणों के साथ में स्पष्ट हो जाओ। जैसे हम कहें विशेषण विशेष्य, इसकी एक पहचान बता दें। कोई भी जो शब्द होगा आपके सामने, जो सामसिक पद आएगा, उस पे यदि मध्य पे है जो का पहचान चिन्ह निकल आए तो आप आंख मीच के कर्मधारय लगा देना। और पहचान जनक विशेषण विशेष्य की बात हो रही। जैसे हमने कहा था अभी नील गगन, आप कहते हम नीला है जो गगन। हमने कहा पीतांबर, पीला है जो वस्त्र। हमने कहा महर्षि, देखो महान का है जो का पहचान चिन्ह निकल रहा, महान है जो ऋषि, अर्थात है जो का एक पहचान चिन्ह मिला तो उस पर हम ये तय हो गया कि विशेषण विशेष्य का है और इस पे कर्मधारय की बात हो रही।
अब हम गए उपमेय उपमान वाले पे आ जाएं। यदि उपमेय उपमान की बात होती है तो इस पे निश्चित रूप से आपको के समान का मध्य पे पहचान चिन्ह मिलेगा। यदि के समान का मध्य पे पहचान चिन्ह आता है तो उस पे आप ये तय करोगे कि उपमान उपमेय मिल रहा। जैसे हमने कहा चंद्र कमल, आप देखो चंद्र के समान कमल, हमने कहा चंद्र वदन, वदन माने शरीर होता है। आप देखो चंद्र के समान शरीर, आप देखो मध्य पे के समान का पहचान चिन्ह प्रयोग हो रहा। अगर इसी को हम विपरीत कर दें, हमने उपमेय को पहले कर दिया और उपमान को बाद वाला पद बना दिया, तो मध्य पे पहचान चिन्ह कौन सा निकलेगा? तो मध्य पे पहचान चिन्ह रूपी निकलेगा। रूपी निकला। जैसे उदाहरण आप देख लो, जैसे हमने कहा चरण कमल, तो कहता चरण रूपी कमल। आप तीन पहचान चिन्ह, दो परिभाषाएं पहले वाली ध्यान रखो कि दोनों एक दूसरे को धारण करते हो, वो सबसे अच्छी पहचान तो वही हम मानते हैं। दूसरा हमने आपको बताया दोनों एक दूसरे को स्वीकार करते हो, दोनों एक दूसरे को धारण करते हो, वो ठीक है। दोनों के मध्य कोई पहचान चिन्ह, दो पहचानें वो हो गई। तीसरी पहचान आप ये रखो कि मध्य पे है जो निकले, नीला है जो गगन, महान है जो ऋषि, है जो निकला। फिर हमने कहा उपमान उपमेय के समान निकलेगा तो भी हम कर्मधारय लगा देंगे, चंद्र के समान कमल, चंद्र के समान शरीर। फिर यदि मध्य पे रूपी का पहचान चिन्ह आया तो भी हम कर्मधारय लगाएंगे, चरण कमल, चरण रूपी कमल। आपने अपनी पहचान चिन्ह कितनी तय करी? सबसे पहला आपने कर्मधारय पे तय किया कि दोनों एक दूसरे को स्वीकार करते होंगे, धारण करते होंगे। दूसरी पहचान चिन्ह आपने तय करी कि दोनों के मध्य कोई पहचान चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। तीसरी पहचान चिन्ह मध्य पे हैजो का पहचान चिन्ह आएगा। चौथी पहचान चिन्ह की मध्य पे के समान का पहचान चिन्ह आएगा। और पाँचवीं पहचान चिन्ह रूपी। ये पांच पहचानें आप पांच को पांच ट्रिकों के रूप में आप स्थापित करो, क्योंकि कर्मधारय ही वह समास है जो आपको भ्रमित करने में सक्षम होता है। ये आप बिल्कुल तय है कि कर्मधारय का कोई भी प्रश्न अगर यदि आपको दिक्कत करता है, यदि वो बहुब्री पे जा रहा है तो बहुब्री तक तो पहले हम अंकों को पढ़ेंगे समासों को, फिर भी यदि स्पष्ट नहीं होता तो आप उसको कमेंट पे छोड़ दो। हालांकि ये तय आप लोग इतना अच्छे से कमेंट करते हो और फ़ोन के माध्यम से भी जब आप बात करते हो तो उत्साह बढ़ता है, और हमें लगता है जब आप मेरा उत्साह बढ़ता है तो आप लोगों का उत्साह तो हमसे कई गुना ज़्यादा बढ़ता होगा। हिंदी पे आप समासों की श्रृंखला पे आगे के समास पे हम द्विग की चर्चा करेंगे और द्विग के बाद पे हम व्यधिकरण की चर्चा करेंगे। धन्यवाद। The Max Class is key to unlock the success Kali and Prakon Per.